सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने आज एक बार फिर अपोजिशन से जलसे ना करने की अपील कर दी है। कौम से खिताब में उन्होंने कोरोना वायरस के हवाले से बात करते हुए कहा कि अपोजिशन के जलसों से हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि लोगों की जानें खतरे में पड़ेंगी। क्या कहा उन्होंने, जरा सुनिए। हमें जब पता है कि लोग जब जमा होंगे तो कोरोना फैलेगा, तो मैं आज सबसे अपील करता हूँ, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं, मैं इनको आज अपील करता हूँ कि ये जलसे जुलूस से कोई गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ने लगा, लेकिन लोगों की जानें खतरे में जाने लगी। जलसे जुलूस तो हमारे से बड़े किसने बड़े जुलूस किए हैं, तो जुलूस से क्या होगा, गवर्नमेंट चली जाएगी। लेकिन जब आप ये जलसे जुलूस करते हैं, लोग करीब आते हैं एक दूसरे के, और मैं ज़्यादातर देखता हूँ लोगों ने मास्क भी नहीं पहने होते, तो उससे तो फैलने का आप चांसेस बढ़ाते जाते हैं। तो जब पहले ही फैल रही है, जब हमें पता है कि कोरोना फैलती जा रही है, बिस्तरे भर रहे हैं, मेडिकल वर्कर्स जो हमारे हॉस्पिटल हैं, जो हमारी नर्सेज हैं, हमें जब पता है। वज़ीर आज़म ने पीडीएम के जलसों को कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे का बाइस बताते हुए कहा कि जब लोग जमा होते हैं तो कोरोना तेजी से फैलता है। मुल्तान में जब जलसा हुआ तो कोरोना के 64% बिस्तर भर गए। पिशावर में जब पिशावर में जलसा हुआ तो वहां पर कोरोना केसेस की तादाद में तेजी से इजाफा हुआ और अस्पतालों में 40% बिस्तर भर गए। इमरान खान ने कहा कि पीडीएम अपने जलसे जुलूस 2-3 महीनों के लिए रोक दें ताकि आवाम की जान बच सके। इस बारे में क्या कहा, यह भी सुनिए। तो 64% मुल्तान के अंदर इस वक्त बिस्तरे भरे हुए हैं कोरोना के मरीज़ों से, और इस वक्त 40% बिस्तरे पेशावर में भरे हुए हैं कोरोना के मरीज़ों से। इस्लामाबाद में तकरीबन 50%, और एवरेज आ रही है सारे पाकिस्तान में तकरीबन 40% जो कोरोना के लिए बिस्तरे यानी वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन, उसके ऊपर मरीज आ चुके हैं। तो एक तरफ वज़ीर आज़म पीडीएम से दरखास्त कर रहे हैं और दूसरी जानिब हुकूमत ने लाहौर में पीडीएम के आखिरी जलसे को रोकने के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली है। ज़राए ये बता रहे हैं कि हुकूमत जलसे को नाकाम बनाने के लिए ए, बी और सी प्लान तरतीब दे चुकी है, जिसमें प्लान ए के तहत पंजाब के दीगर अजला से आने वाले कारकुनों को वहीं पर रोक दिया जाएगा। प्लान बी यह है कि लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों पर कंटेनर्स लगाए जाएंगे, और प्लान सी के तहत जलसे में रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ कोरोना जवाबित की खिलाफ वर्जी के मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। पंजाब हुकूमत ने पीडीएम को जलसे के लिए सहूलत फराहम करने वालों के खिलाफ भी मुकदमात दर्ज करने का ऐलान किया था, जिसके फौरी बाद पुलिस ने गुज़िश्ता रोज डीजे भट्ट को कार्य सरकार में मुदाखलत और नाजायज असलाह रखने के जुर्म में गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किया था, जिन्हें आज अदालत ने जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया है। इस पूरी सूरत में डीजे भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्हें कल सुबह 8 बजे के करीब गिरफ्तार किया गया था, और लाउड स्पीकर एक्ट के खिलाफ की दफात भी उनके खिलाफ मुकदमे में शामिल की गई, और अब आज वो जमानत पर रिहा हो गए। तो डीजे भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। कल आपको गिरफ्तार किया गया, लाउड स्पीकर एक्ट की दफात लगाई गई आप पर मुकदमे में। जब आपको गिरफ्तार किया जा रहा था उस वक्त हमने देखा आपने भी खासी मज़ाहमत की, आपको घसीट कर थाने ले जाना पड़ा। क्या उस वक्त सूरत हाल बनी, क्या इल्ज़ाम आप पर लगाया गया, क्या बताया गया था आपको उस वक्त? सर, परसों रात को मैंने और मेरे साथ सोशल मीडिया की हम सब लोगों ने मालम जब्बा और कलाम का एक एक्सप्लोर पाकिस्तान के नाम से हमने इवेंट रखा हुआ था, और हम सारे लोग वहां के लिए तैयारी कर रहे थे। पूरी रात उसके वो जो नोट्स और उसकी सारी डिजाइनिंग करते गुजर की सुबह 8 बज गए। कल सुबह 8 बजे मैंने कहा चलो मैं यहीं पे सो जाता हूँ, और ये मैं इसी सोफे के ऊपर सो गया। 11 बजे मुझे मेरे लड़के ने ऑफिस बॉय ने कॉल की कि एसएचओ साहब आपका हालचाल पूछने आए थे। उन्होंने कहा, मैंने बताया कि भट्ट साहब सोए हुए हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। मैं उठ गया, फ्रेश हुआ। शाम को हमने मालम जब्बा और कलाम के लिए पाकिस्तान के जितने भी सोशल मीडिया के जो टीम है, हम सब ने मिलकर कुछ लोग के पेशावर से आ रहे थे, इस्लामाबाद से थे, और हम लोग लाहौर से रात को 10 बजे रवाना होना था। वो काफी बड़ा प्रोजेक्ट था, हम लोग तैयारी करें। मैं उठ गया, वॉशरूम में गया, और
अचानक से कुछ पुलिस वाले सेकंड फ्लोर पे मेरा वॉशरूम है वहां पर आ गए और वो अंदर घुसा है। तो मैंने कहा यार मैं वॉशरूम में हूं, कुछ ख्याल करो, कुछ शर्म करो, कौन हो तुम? मुझे तो इल्म नहीं था कि क्या सीन हुआ है क्या नहीं उस वक्त तक। और वॉशरूम से मैं तहार करके हाथ धो के जब मैं नीचे आया मैंने पूछा आयो भाई थल्ले, चला भाई थाने चलिए। मैं कहा सर आप क्या करें, क्या बात है, कौन है, किस लिए? एसएचओ साहब ने बुलाया। मैं कहा यार साहब मुझे खुद कॉल कर लेंगे, मेरे दोस्त है, मेरे जानने वाले हैं, आप हुक्म करो क्या काम है, मैंने क्या काम कर दिया ऐसा जो आप मुझे लेकर जाना चाहते। उतनी दौरान में मैंने रिकॉर्डिंग का बटन ऑन कर दिया और वो सारी वीडियो जो पूरे पाकिस्तान ने देखी कि मैं उनसे बार बार पूछ रहा हूँ कि भाई मेरा कसूर क्या है, आप मुझे क्यों लेकर जाना चाहते। सही, फिर थाने ले गए उस वीडियो के बाद उन्होंने मुझे उस वीडियो के बाद जब उन्होंने मुझसे मेरी टांग खींची, इस तरह टांग से जब जैसे पकड़ा मेरे हाथ से मोबाइल गिर गया और वो रिकॉर्डिंग रुक गई और उतना वीडियो, वो मुझे घसीटते, माँ बहन की गालियां निकालते, गंदी गालियां मेरे साथ। लेकिन वो सारी सीसीटीवी में पूरा वो रिकॉर्ड, मतलब वो कोई इतना इशू नहीं था, वो हर चीज रिकॉर्ड हुई। और वो मेरे पड़ोसी मेरा भी उन्होंने यहाँ से सारा चीजें सर्च की, वो डीवीआर ढूंढते रहे कि ये इसका रिकॉर्डिंग का मंबा जोन से है वो कहाँ पर होगा, लेकिन वो उनको इसलिए नहीं मिला कि ये ऑनलाइन सारा डाटा जो है वो डीवीआर हमने वजह क्या बताई उन्होंने? मुकदमा जो दर्ज हुआ था आप पर वो तो लाउड स्पीकर एक्ट की खिलाफ वर्जी पर दर्ज हुआ है। 13 तारीख को आपने जलसे की बुकिंग ली हुई थी, सर्विस प्रोवाइड करनी थी, क्या ये वजह आपकी, इस वजह से आपको गिरफ्तार किया गया रोकने के लिए? सर मुझे अभी तक ये बात नहीं पता चली कि वो जो पुलिस वाले कल मेरे पर जिन्होंने तशद्दुद किया, मुझे जो ये उठाकर लेकर गए, मैं तो इसे किडनैपिंग कहूंगा, गिरफ्तारी तो बिल्कुल नहीं कहता, वो मुझे जो लेकर गए हैं उसमें मुझे नहीं अभी तक बताया। मैं उनसे पूछता रहा हूं, एसएचओ साहब मेरे पास, उन्होंने मुझे कहा कि डीजे भट्ट साहब माजरत यार आप मुझे फोन करते, मैं आपका भाई। मैं कहा सर आपने तो मुझे फोन नहीं किया, आपने जो पुलिस भेजी तो आपने मुझे कॉल नहीं किया, अगर आप मुझे कॉल करते तो मैं खुद तशरीफ ले आता, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, आप मेरे भाई हैं। वो तन पता है तो ऑर्डर आए। मैंने कहा जी मुझे क्या मालूम के ऊपर से ऑर्डर आए कि नहीं, मैं ये क्या, मुझसे उन्होंने कोई बात नहीं की। सर आज 12 बजे जब अदालत में एफआईआर पढ़ी गई तब मुझे पता चला कि मेरे ऊपर नाजायज साउंड सिस्टम स्पीकर्स चलाने की मद में। एसएचओ से जब आपने पूछा आप पर क्या इल्जाम है, क्यों गिरफ्तार किया गया, तो उनको भी गिरफ्तारी की वजह नहीं पता थी? तो मतलब ये उन्होंने अपनी दोस्ती में उन्होंने मुझे कहा जी ऊपर से ऑर्डर हैं, अब कितने ऊपर से ऑर्डर हैं इसका इल्म मुझे नहीं। डीजे भट्ट साहब जब 2014 में आपको गिरफ्तार किया गया था उस वक्त, तो फिर जब आप रिहा होकर आए थे, खान साहब ने आपको स्टेज पर बुलाकर आपको अपना टाइगर भी बताया था, उस वक्त भी इसी तरह का रवैया था पंजाब पुलिस का, ऐसे ही आपको गिरफ्तार किया गया था, ऐसे ही तशद्दुद का निशाना बनाया गया था, या कुछ फर्क था? सर देखिए फर्क ये था, पिछली दफा भी गालियां और जो उन्होंने किया था मारकूट, इस दफा कुछ ज्यादा करती। अच्छा, आप यकीन करें, ये देखें मेरे हाथ पे वो ठुड्डे मार रहे, मेरी पूरी जो सी है ये मैं आपको दिखाऊं, मेरी स्किन सर ये देखिए, ये पूरा छिला हुआ है, मेरी कमर छिली हुई है, मेरी बाजू, मेरी टांग सर, ठीक है। और वो इतनी गंदी माँ बहन की गालियां, मैंने कहा यार मेरा कसूर क्या है भाई, तू एंज नहीं चलना, तेरी पैन दी मैं कहा सर मुझे कसूर तो बताइए, मेरा कसूर क्या है। मुझे जब वो ले गए उसके बाद मैंने सीसीटीवी में अभी देखा है, वो लोग यहाँ पर तलाशियां लेते रहे हैं, मेरा 53,400 रुपया उनके पास है, मेरा वेपन उन्होंने यहाँ से अलमारी में से निकाला, वो ले गए, और उसके साथ साथ वो नीचे जो डिस्प्ले पे हमारे स्पीकर जो 15 साल से डिस्प्ले पे लगे हुए वो स्पीकर उन्होंने उठाए। और भट्ट साहब ज़ाहिर है कि उन स्पीकर्स पंजाब में हुकूमत भी तहरीक इंसाफ की है, मुल्क में भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, अदालत से बाहर आकर आपने यही कहा कि मैं तहरीक इंसाफ का ही टाइगर हूँ, तो फिर अपनी हुकूमत से जिसके आप टाइगर हैं उसके पास आप किसी से राब्ता आपने किया या आपसे किसी ने राब्ता किया, कुछ बताया कि पुलिस ने ये कुछ किया? क्योंकि पुलिस भी जी सर मैं इमरान खान का टाइगर था, हूँ, रहूंगा। उसकी वजह यह है कि इमरान खान ने मेरे ऊपर मेहरबानी ये की कि मुझे पूरी दुनिया में मुतारिफ करवाया, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने लेकिन क्या मुझे ये पता होना चाहिए, क्या इमरान खान साहब को ये बात पता है कि पुलिस ने मेरे ऊपर ये तशद्दुद किया? क्या खान साहब को इस बारे में पता है? अगर खान साहब को इस बारे में पता होगा, मैं आपको वसूख से कहता हूँ खान साहब फौरन एक्शन लेंगे। कल सारा दिन ये खबर आपके बारे में हम भी मीडिया पर बताते रहे, पूरे मुल्क में ये खबर चलती रही, हर चैनल पर चलती रही, खान साहब को कैसे नहीं पता होगा? और जलसे के इंतजामात रोकने की बात, सर्विस प्रोवाइडर्स को रोकने की बात तो खुद खान साहब की जानिब से इंटरव्यू में की गई थी कि टेंट वालों को रोकना है, साउंड वालों को रोकना है। सर सर्विस प्रोवाइडर अगर मैं होऊंगा तो मुझे रोकें, अगर मैं सर्विस प्रोवाइडर ही नहीं हूँ, अगर मुझसे किसी ने राब्ता ही ना किया हो,
और मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे सोशल मीडिया पे मेरी टिकट्स, मेरी होटल की रिजर्वेशंस, सारा कुछ, मैं तो मालम जब्बार कलाम में था अगर मुझे ये गिरफ्तार ना करते। अच्छा, तो मैं तो पूरा टीम, और 13 तारीख को जो हम लाहौर में जलसा होना है उसको वहां पर साउंड सिस्टम की जिम्मेदारी आपकी नहीं है, आप उसके सर्विस प्रोवाइडर नहीं है? बिल्कुल भी मेरे से ना तो किसी ने राब्ता किया था और ना ही मेरे पास कोई बुकिंग थी इस चीज की। अच्छा, और अगर मेरे पास बुकिंग होती तो मैं बिल्कुल ये जो जाता। 18-20 घंटे आपने पुलिस की हिरासत में गुजारे, क्या पुलिस की जानिब से कोई पैगाम ऐसा आपको दिया गया कि मुस्तकबिल में भी पीडीएम के, ऑपोजिशन के किसी जलसे की बुकिंग आपने नहीं पकड़नी? सर मेरे पास कल रात को एक बारिश नाम का एएसआई नवाब टाउन से आया, कहते कि डीजे बट तू इत्थों ते छुट जाएगा, तेन मैं अगले केस में तेन नामजद कर रहे हैं, तू इत्थों नहीं छुट सकता। वो कहता है कि मैं आपको जो पीएमएलएन का कोई खोखर हाउस में भी कोई इवेंट हुआ है जिसका मुझे तो इल्म था, उससे मुझे पता चला, वो कह रहा है कि आपको मैं उसमें भी नामजद कर रहा हूँ। तो उससे मुझे ये आपको बात पता लगता है चली कि कल पुलिस रात को। ये इतने बड़े काम ऐसे किसी भी बंदे को उठाकर मुकदमात ऐसे और आप तो ज़ाहिर एक मशहूर पर्सनैलिटी हैं, ऐसे मुकदमात दर्ज कर सकती है जब तक वजीर आला सिंध की, वजीर आला पंजाब की, सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव की आशीर्वाद उनको ना हासिल हो? सर यही चीज तो मैं भी पता चलाना चाहता हूँ कि मुझे बताया जाए कि कौन लोग हैं जो इन लोगों को घूस दे रहे हैं और मेरा क्या कसूर है, मेरा जुर्म बताया जाए जो मेरे साथ जुल्म और ज्यादती। और सिर्फ मेरे साथ जुल्म और ज्यादती नहीं हो रही सर, कल रात को गुजरांवाला में मलिक कंसर नाम का हमारा एक लड़का स्पीकर वाला जो सा है, वो मेरे साथ उसका ये ताल्लुक है कि वो भी एक टीचर वाला है, स्पीकर। चलो भट्ट साहब, आखिर में काम ये बता करता दिएगा जो वाजिबात थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आप पर, वो जो लाखों करोड़ों में आप जिक्र किया करते थे, वो तमाम क्लियर हो गए? अब बिल्कुल क्लियर है आपके, कोई पैसे तो नहीं बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर? 23 जुलाई 2015 को खान साहब ने माफ करवा लिए थे ये इसी ब्याह पे कि डीजे बट साथ रहे, पैसे फिर कमा लेगा, अभी कोई फंड नहीं। और कितने वो मैं पैसे माफ कर किया? चुका हूं। कितने माफ किया आपने? जोर जबरदस्ती या 2023 में जितनी भी रिड्यूस थे सारे मैं माफ कर चुका हूँ सर। अच्छा, और वो जोर जबरदस्ती माफ कराएगा या आपने अपनी रजामंदी से, खुशी से माफ कर दिए? नहीं सर, देखिए इमरान खान अच्छे लगते हैं और खान साहब की वजह से मैंने अकेले ने माफ नहीं की, मेरे साथ 500 वेंडर था सर, वो 500 वेंडर ने वेव आउट किया था, सब ने कहा था ठीक है आगे काम मिलता रहे, कोई बात नहीं, हम ये छोड़ देते हैं। तो बहुत शुक्रिया। डीजे भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिनको कल सुबह गिरफ्तार किया गया था, और वे बता रहे हैं कि उन्होंने तो पीडीएम के लाहौर जलसे की बुकिंग ली भी नहीं थी, इसके बावजूद भी उनको गिरफ्तार कर लिया गया। वो तो मालम जब्बा किसी शो को सर्विस प्रोवाइड करने जा रहे थे, तो ये सूरत हाल रही, अदालत से आज उनको रिहा कर दिया गया। अब आज जो पूरा दिन सूरत हाल रही, पीपल्स पार्टी और की जानिब से खबरें सामने आती रहीं कि इस्तीफ़ों वाले मामले पर बात भी नहीं करनी है और इस मामले को अभी सीईसी में डिस्कस होना है, उसकी मंजूरी के बाद ही इस पर कोई बात हो सकेगी। चौधरी मंजूर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मौजूद हैं। तो चौधरी मंजूर साहब, अभी डीजे भट्ट भी हमारे साथ मौजूद थे, उनकी कल गिरफ्तारी हुई, माजी में वो तहरीक इंसाफ को भी सर्विस प्रोवाइड करते रहें। खान साहब, इमरान खान साहब और जो दीगर तमाम काबीना के मेंबरान हो, पंजाब हुकूमत के तर्जुमान हो, वो सब ये बोलते हैं कि सर्विस प्रोवाइडर्स को अब हम पकड़ेंगे, हम ये जलसा आपको नहीं करने देंगे, गो के इजाज़त उनकी जानिब से दे दी गई है। फिर किस तरह से कामयाब बनाएंगे? तो वही मुल्तान वाली सूरत हाल एक बार फिर पैदा होने वाली है। नहीं देखिए, ये तो हुकूमत के इसका मतलब है कि अगर ये पहले इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं जिस पे उसने कहा कि मेरी तो बुकिंग नहीं थी, और इमरान खान कल कहते थे कि वो कहता है मेरे जलसों में मेरे साउंड के ऊपर ही कहते थे कि हम पुलिस रिफॉर्म्स करेंगे, पुलिस किसी को नाजायज़ तंग नहीं करेगी, किसी को गिरफ्तार नहीं करेगी। तो किधर है पुलिस रिफॉर्म्स? तो 2.5 साल के अंदर तो कुछ भी नहीं हुआ, कोई चीज़ नहीं हुई, और अब ये बुखला चुके हैं। कभी कहते हैं मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, कभी कहता है कोरोना के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा है, कभी कुछ कभी कुछ। तो ये अगर बंद कर देंगे तो जलसा तो फिर भी होगा, अगर करने देंगे तो आराम से हो जाएगा, अगर बंद कर देंगे तो जलसा जारी रहेगा, जितने दिन बाकी रह गए वो जारी रहेगा। तो इसलिए ये तो नहीं है कि हम बिल्कुल डर के या छुप के बैठ जाएंगे, उसके लिए जो उन्होंने करना है वो कर लें। सही। चौधरी साहब, जा रहे जलसा हो जाएगा, अब वो मुल्तान के वाले हालात में हो या उससे पहले जो आपके कामयाब जलसे प्रॉपर होते रहे उस तरह से हो, लेकिन ज़ाहिर जलसों के बाद फिर अब लॉन्ग मार्च भी आपने करना है, फिर इस्तीफ़ों वाली बात भी आएगी। तो ये इस्तीफ़ा वाली बात पर बिलावल साहब ने बात करने से क्यों रोक दिया? क्या पार्टी के अंदरूनी खाना कुछ बात हुई है, कोई मामलात हुए हैं ऐसे? नहीं, किसको रोका है जी? कोई किसी को नहीं रोका बात करने से। मतलब ये है कि प्रॉब्लम ये हो गया है कि गवर्नमेंट और मीडिया सिर्फ एक चीज़ पे फोकस ले आया है, वो समझते हैं कि सिर्फ इस्तीफ़े ही इशू है। एक हम तहरीक में जा रहे हैं, हम तो इस्तीफ़ा लेने जा रहे हैं, हम क्या डिमांड क्या है हमारी?
डिमांड ये है कि ये सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म ये इस्तीफ़ा दे, घर जाए और इस मुल्क में नए इंतखाबात हों। उसके लिए एक तहरीक है, तहरीक चलेगी, तहरीक के अंदर जलसे हैं, जुलूस हैं, रैलीज हैं, लॉन्ग मार्च है, हड़ताल है, उसके अंदर पैजाम है, उसके अंदर शटर डाउन है। एक पहलू उसके इस्तीफे हैं, लेकिन सारी बहस इस्तीफों पे ले आए। लेकिन वो चौधरी साहब असल में इसका मतलब ये है कि कुल की कुल तहरीक इस्तीफे हैं। वो चूंकि तो फिर इस्तीफे दे दिए, अगले दिन क्या? एतजाज साहब ने वो जो 2-3 इंटरव्यूज दिए उसमें उन्होंने जब मसला बताया, ये एतजाज साहब का नहीं है, नहीं एतजाज साहब का तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। हम बार बार कह रहे हैं एतजाज साहब एक वो अपना नुक्ता नज़र रख रहे हैं, लेकिन सीसी के अंदर भी वो अपना नुक्ता नज़र पेश करेंगे। फिर जो फैसला होगा मेजॉरिटी का, हो सकता है मेरा कोई और नुक्ता नज़र हो, लेकिन जो फैसला होगा वो हम सब मानेंगे। यही जमहूरी तरीका है ना, और क्या जमहूरी तरीका है। लेकिन चौधरी साहब वो जो उन्होंने दूसरी बात ये है जी दूसरी कि बात इस्तीफे कब देने हैं, कैसे देने हैं, किस टाइम पे देने हैं, ये तो फैसला कौन है। हो सकता है हम हुकूमती पार्टी के कुछ लोग मुस्ताफ़ी हो जाएं, उसके बाद अपने इस्तीफे दें ताकि इनके पास मेजॉरिटी ना रह जाए। लेकिन सिर्फ इसी पे बात करना और इसी पे ही गुफ्तगू करना, इसी को ही फोकस कर लेना, ये तो तहरीक नहीं है। अयूब खान ने भी तो तहरीक के नतीजे में इस्तीफा दिया था ना, और उससे ज़्यादा ताकतवर तो ये हुक्मरान नहीं है। सही। तो असल में चौधरी साहब वो जो एतजाज साहब ने जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया था वो कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू था, वो सियासी पॉइंट ऑफ व्यू में था, इसलिए उसने बड़ी वो मरकज़ निगाह वो पॉइंट ऑफ व्यू बन गया। फिर दीगर कानूनी माहिरीन से ही बात हुई, उन्होंने कहा अगर आप तमाम लोग इस्तीफे दे भी दें तब भी ये हुकूमत नहीं जाने वाली, इसलिए इस बारे में मुस्तकिल बात की जा रही थी कि फिर हुकूमत को आप कैसे भेजेंगे जब इस्तीफों से भी काम नहीं बनेगा। मैं भी यही बात कह रहा हूँ ना, मैं भी यही बात कह रहा हूँ कि हो सकता है अब बैक बेंचेस पीटीआई के स्पीचेस नहीं कर रहे, वो तो पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े और तकरीरें कर रहे हैं कि हम क्या मुंह लेकर अवाम के अंदर जाएं। तो असल इशू ये है, इस मुल्क का असल इशू महंगाई है, बेरोज़गारी है, जो इलाज लोगों की पहुंच से छीन लिया गया है, वो इश्यूज़ हैं। किसान तबाह बर्बाद है, लाहौर में किसानों ने एहतजाज किया था। से देखें तहरीक के मुख्तलिफ पहलू हो सकते हैं ना। मसलन किसान हैं, वो सड़कों पर हैं, मजदूर सड़कों पर हैं, मुलाजमीन सड़कों पर है, तल सड़कों पर है, हर मकतबा साफ़ी सड़कों पर है, हर मकतबा फ़िक्र सड़कों पर है। इसको जोड़ना है और जिस दिन जुड़ जाएंगे ये ख़त्म हो जाएगा सब कुछ। सही। चलें, कमल जोसेफ साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमाई, उसके लिए इस्तीफे देने पड़े। कमल साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ, लेकिन अब चौधरी साहब ये जो आपने कहा कि कुछ हो सकता है कि कुछ हुकूमती पार्टी के लोग भी मुस्ताफ़ी हो जाएं उसके बाद हम इस्तीफे दें, तो क्या कुछ लोगों से अंदरूनी खाना आप लोग के राब्ते हैं, ऐसा कुछ होने जा रहा है क्या? रोज़ लोग हुकूमती पार्टी के लोग जो हैं वो वहाँ पे बैठकर कहते हैं, सबको पता है हुकूमती पार्टी के लोग अंदर क्या बातें कर रहे हैं, फ्लोर के ऊपर कह रहे हैं कि हम क्या मुंह लेकर लोगों में जाएं। तो उसका क्या मतलब है? वो तो हुकूमती पॉलिसियों के साथ नहीं है। उसमें कितने हैं, कितने लोग हैं, क्या है, जब प्रेशर बनेगा तो जो अलाइज पार्टियां हैं वो भी छोड़ जाएंगी, जो अंदर बैठे हुए लोग हैं जो इस वक्त बेचैन है वो भी छोड़ जाएंगे। चौधरी साहब पीडीएम तहरीकें करती हैं, आप लोग इस नुक्ते पर काम, प्रेशर बनता है ऊपर से हुकूमतें, इस नुक्ते पर क्या आप लोग काम कर रहे हैं? क्या जो अलाइज हैं हुकूमत के, उन लोगों से आप लोग राब्ते में हैं, काफ लीग से, एमक्यूएम से और खुद हुकूमती ऐसे लोगों से जो हुकूमत से ही तंग हो? मेरे लेवल पे तो नहीं है, ऊपर लेवल पे क्या है, प्रोविंशियल लेवल पे तो हम नहीं है, लेकिन किस लेवल पे हैं डेफिनेटली होंगे। सही। तो कमल साहब अगर ये आपके इत्तेहादियों में से कोई एक भी साथ छोड़ जाता है, कोई चंद एक लोग अगर कोई नाराज़ होकर वो मुस्ताफ़ी हो जाते हैं, तो फिर ये पीडीएम के लिए तो बड़ा आसान हो जाएगा इस्तीफे देकर फिर आपकी इस हुकूमत को गिराना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। अभी तो पीडीएम पहले अपना इत्तफाक जो बैनुल मुजरिमीन है वो कायम रख ले तो बड़ी बात है। मरियम बीबी ने तो 8 तारीख को डेडलाइन दे दी थी कि आज या आर होगा या पार। 8 तारीख को जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने खड़ी हुई तो उस वक्त मौलाना साहब की बात से कुछ और निकल रहा था, बिलावल साहब कुछ और फरमा रहे थे और मरियम बीबी अपना सा मुँह लेके सुबकी ज़दा खड़ी थी। आज वो जब सारे उनको घर घर से बुलाने निकली हैं कि खुदा के वास्ते निकल आओ लाहौर कुछ दिन 13 तारीख को, तो उससे तो हमने तो अपनी पार्टी को कहा ही नहीं है अभी तक इस्तीफ़ों का। और अंदर की खबर ये है कि पीपल्स पार्टी ने तो बिल्कुल इनको इतला मिल गई भी है कि कोई इस्तीफ़ों की बात भी ना करे। और आपने सुना कल मेरे साथ एक प्रोग्राम में सज्जाद साहब भी थे, वसीम सज्जाद साहब, और उससे पहले एतजाज़ हसन साहब ने भी, दोनों बड़े माहिर कानूनदान हैं।
और वो रूल्स ऑफ बिजनेस को और आइन को अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने अच्छी तरह बयान कर दिया है कि इन इस्तीफों की क्या वक़्त है। आइन का आर्टिकल 64 मेरे पास है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की किताब है, और रूल्स ऑफ बिजनेस भी यही बताता है कि ना सेनेट के उसमें कोई फ़र्क आने वाला है इनके इस्तीफ़ों से, और ना हाउस या पार्लियामेंट का बिजनेस ख़राब होने वाला है। तो एक गैर जमहूरी लोग जब आके किसी बग़ैर रीज़न के इस किस्म की तहरीकें चलाते हैं और उनको फिर लीड करने की कोशिश करते हैं और ख़ुद को लीडर कहते हैं, मैं मरियम बीबी का स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ, और या रिजेक्टेड लोग हों जिनकी 1 या 2 सीटें रही हों, मौलाना फजलुर रहमान टाइप के, तो फिर उसकी यही एंड होता है कि सबको सुबकी उठानी पड़ती है। मैं यहाँ पर ऑल दो के पीपल्स पार्टी से मेरे बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, और इनके भी अब जमहूरी रवैये कम और वो दूसरी क्या कहते हैं मौरूसी सियासत की तरफ ये ज़्यादा जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ भी है, बिलावल पार्लियामेंट का हिस्सा हैं और वहाँ पर अपनी जमात की अच्छे साइज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेरे ख्याल में कोई सेंसेबल, इसी वजह से एतजाज़ एहसन साहब ने जो बात की है उसका कोई सेंस प्रिवेल की है। और मरियम बीबी वैसे भी मिसगाइडेड मिसाइल हैं, वो अकेली ही चली जा रही हैं, उनको लगता है पीडीएम भी उनके वालिद साहब के अंडर लगी हुई है। तो अभी तो इनका अपना जो इत्तेहाद बैनुल ने अगर ये कायम रह गया 11 जमातों का, फिर आप हुकूमत की बात करिएगा। हुकूमत इंटैक्ट है, हमें ना इनके इस्तीफ़ों से कोई टेंशन है ना इनके जलसे जुलूसों से, क्योंकि अपोजिशन यही किया करती है। और सबसे ज़्यादा बात इस सारी पीडीएम की जो मूवमेंट है उसकी ये है कि ये अवाम ओरिएंटेड नहीं है, ना ये अवाम के मसाइल के लिए बात करते हैं, क्योंकि ये कोई जेन्युइन ग्राउंड्स पे बात नहीं करते। और दूसरा, इनके बयानात में तजाद है, ना ये किसी रूल को फॉलो करते हैं ना ये आइन को फॉलो करते हैं। कमल साहब फिर करने देना, अगर अवाम ओरिएंटेड नहीं है तो फिर ये अवाम जो मुल्तान में निकली, जो पेशावर में निकली, जो कोयटा में निकली, पहले गुजरावाला से शुरू हुई, तो फिर आप लोग रोकते क्यों हैं, रुकावटें क्यों खड़ी करते हैं? कल भी गिरफ्तारियां हुई, आज अदालत से जमानतें हो गई। अभी डीजे भट्ट साहब खुद ही मौजूद थे, बता रहे थे, कह रहे थे कि पंजाब पुलिस ने ये भी नहीं बताया कि जुर्म क्या है, मुझ पर इल्जाम क्या लगाया गया है, बस उठाकर बंद कर दिया। ये तर्ज अमल है पुलिस का। मैं बता देती हूँ आपको, देखें, हमें रोकने की ज़रूरत नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने क्लियरली बता दिया, और बाकी सारे जितने भी लोग हैं रिस्पॉन्सिबल, वो बता रहे हैं इनको जलसे की इजाज़त नहीं है, क्योंकि ये कोरोना का टाइम है और कोरोना इस वक्त जो है वो स्पाइक कर रहा है। और जिस जिस इलाके में जाके ये जलसे करके आए हैं, जिस शहर में ये जलसे करके आए हैं, वहाँ पर रेट उसका ज़्यादा बढ़ गया। आप पेशावर के स्टैटिस्टिक्स उठा के देख लें, मुल्तान के लोगों की जानों की फ़िक्र है, आवाम की फ़िक्र है। तो इन हालात में रूल्स और एक जो लॉ बना कोरोना का वो इंटैक्ट है। और रूल जो होता है या आइन होता है, कानून होता है, वो किसी के लिए स्पेशल उसमें प्रोविजंस निकाली नहीं जाती हैं। आपने अगर मशीनरी बाउंड है, जो आपकी सरकारी मशीनरी होती है, वो इस कानून की किताब के और जो आइन है कहता है उसके वो बाउंड है। जो भी उसकी लाइन क्रॉस करेगा तो जो लॉ ऑफ द लैंड है वो तो हरकत करेगा। अगर ये उस जलसे में सामान पहुंचा रहे हैं या कोई लॉज ब्रेक कर रहे हैं तो जाहिर है पुलिस ने तो हरकत में आना है। मुझे उनकी बुकिंग, मजे की बात तो यही है कि 13 तारीख की बुकिंग उन्होंने ली नहीं थी, वो तो मालम जब्बा जाने की तैयारी कर रहे थे, वहां कोई उन्हें छोटा सा इवेंट करवाना था और उनको पकड़ लिया। उन्हें तो ये इल्म भी नहीं था कि 13 तारीख की बुकिंग इन्होंने ली है नहीं ली, लाइल्मी में ही पुलिस ने उठा लिया, सिर्फ शक की बुनियाद पर। और अभी तो रूल वायलेट किया भी नहीं था उन्होंने, अगर सामान उन्हें पहुंचाना भी था, जब वो रूल वायलेट करें तब गिरफ्तार करें। वो अपना केस देखिए, ये तो आप वन साइडेड उनके लॉयर के तौर पे बात कर रहे हैं, मैं तो उनका केस जानती नहीं हूँ। जाहिर है पुलिस ने उठाया होगा, अगर वो बेकसूर होंगे, उन्होंने कुछ नहीं किया होगा तो वो उसको सेटिस्फाई करेंगे और बाहर आ जाएंगे। मैं अब उनकी यहाँ पर एडवोकेसी नहीं कर सकती, ना मुझे मालूम है कि उनके कमल साहब कल तो ये तमाम दिन बहरहाल तमाम रोज का ये चलता रहा मामला, और मैं उनके वकील के तौर पे नहीं बात कर रहा। ये तमाम बातें उन्होंने खुद अभी कुछ देर पहले मेरे साथ प्रोग्राम में बताई हैं, वो मैंने आपके सामने रखी हैं। अभी एक ब्रेक लेते हैं बहरहाल, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो चौधरी मंजूर के सामने फिर मैं सवाल रखूंगा कि पीपल्स पार्टी पर ही पहले दिन से सवाल क्यों उठाया जा रहा है। पहले कहा जा रहा था पीपल्स पार्टी पीडीएम के साथ नहीं चलेगी, अब ये कहा जा रहा है कि इस्तीफों के मामले पर पीपल्स पार्टी में कोई इबाहम है। क्या सूरत हाल है, जानेंगे चौधरी मंजूर साहब से एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। चौधरी मंजूर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, कंवल शोजब साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। तो चौधरी साहब, पीपल्स पार्टी जब ये एपीसी शुरू हुई, कहा गया जी पीपल्स पार्टी साथ नहीं चलेगी, आगे जाके अलग हो जाएगी। आप अभी तक साथ चल रहे हैं, अब कह रहे हैं इस्तीफों के मामले पर आप साथ नहीं देंगे, आप आगे जाकर अलग हो जाएंगे।
तो ये पीपल्स पार्टी पर ही क्यों सवाल उठाया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी की इंटेंशन नहीं है, ये हुकूमती लोगों के पास या तज्जियाकारों के पास कोई अंदर की खबरें हैं, ये मामला क्या है? नहीं देखिए, पहली बात तो ये है कि इन्होंने उसको उठाया पुलिस ने लाहौर में, तो उसने आकर कह दिया कि मालम जब्बा की मेरी थी कोई। असल कसूर उसका ये है कि उसके पैसे देने हैं पीटीआई ने, वो माफ करवा दिए, मांगता है तो नहीं, वो अभी उन्होंने ये भी क्लियर किया डीजे भट्ट ने, चौधरी साहब, कि वो पैसे उन्होंने माफ कर दिए। 4 साल पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उनसे अपील की थी कि पैसे देने थे ना। उसने क्लेम क्यों किया था, उसने अपील क्यों की थी, वो गुस्सा था, वो निकाल रहे हैं उसके ऊपर कि उसने इमरान खान का नाम क्यों लिया। अब दूसरी बात ये है कि ये देखिए, ये कहते थे कि एपीसी नहीं होगी, एपीसी होगी, एपीसी हो जाएगी तो उसमें कुछ बनेगा नहीं, पीडीएम बन गई, फिर इनका आपस में कोई इत्तेहाद नहीं होगा, कोई इत्तेफाक नहीं होगा, इत्तेफाक भी हो गया, फिर कोई ये इकट्ठे नहीं चल सकेंगे, फिर इकट्ठे चले। कोयटा के जलसे में बिलावल साहब नहीं जा रहे थे तो उस पर तमाशा खड़ा कर दिया, उन्हें वहाँ से स्पीच कर ली। अब मुल्तान के जलसे में वो नहीं आ सके, उनकी स्पीच थी लेकिन वो टेक्निकल रीज़न की वजह से नहीं हो सकी, वहाँ पे आसफा बीबी आ गई। वहाँ पे ये सारा जो कुछ प्लान करते हैं, ये जो कुछ कहते हैं उसके उलट हो रहा है, और ये हमेशा जो कुछ कहते हैं उसके उलट कर रहे हैं। इन्होंने जो कुछ अवाम के साथ वादे किए थे उसके उलट ये सारा कर रहे हैं। कहा था नौकरियां देंगे, किधर है नौकरियों से निकालेंगे, घर किधर है। महंगाई कहता था कि महंगाई हो तो समझो वज़ीर आज़म चोर है, तो जितनी महंगाई हुई है इसका मतलब ये है कि फिर तो वज़ीर आज़म महाचोर है। रही बात ये कि मोहतरमा ने फरमाया कि हम मौरूसी सियासत है, मौरूसी सियासत नहीं है। पीपल्स पार्टी एक रवायत है इस मुल्क के मेहनत कशों की। पीपल्स पार्टी के टॉप पे जो आता है उसके हिस्से में शहादतें आती हैं, हुकूमतें नहीं आती। उसके हिस्से पीपल्स पार्टी में कोड़े आते हैं, कैदें आती हैं, शहादतें आती हैं, और वो हौसले के साथ, सब्र के साथ सहते हैं। यहाँ पे तो लोग घर से भाग जाते हैं, जो ज़रा भी कोई मूवमेंट हो तो घर से भाग जाते हैं। कोई पीपल्स पार्टी का कोई एक बच्चा भी बाहर नहीं है, सब यहाँ पे हैं, सब फेस कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। तो हमारे लिए ये कोई नया नहीं है। हमने तो 4 मार्शल लॉ को शिकस्त दी है, अयूब खान को शिकस्त दी, याया खान को दी, ज़ियाउल को दी, मुशर्रफ को दी, हम ही रहकर लड़े थे ना, कौन लड़ा था। तो ये तो बेचारे, इनकी तो हैसियत कोई नहीं है। ऐसे लोग आते जाते रहते हैं। एक दफ़ा वो शौकत अजीज़ भी आया था, किधर है आज? मुशर्रफ कितना कहता था मैं ताकतवर हूँ, कितने मुक्के लहराता था, किधर है आज? तो ये आते जाते रहते हैं, और जब बैठे होते हैं तो लगता है जैसे ये कोई फिरौन है, जब उतरते हैं तो फिर नज़र नहीं कहीं आते। हम तो जब हुकूमत में होते हैं, नहीं होते तब भी रहते हैं और लड़ते हैं, मुकदमात सहते हैं, जेलें देखते हैं, अदालतों को सहते हैं, हम सारा करते हैं। तो हमारे लिए ये कोई नई चीज़ नहीं है। ठीक है, तो और ये तहरीक तो चल रही है। तहरीक में इस्तीफे होंगे, इस्तीफों के अलावा बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे सारी पे इत्तेफाक है। इस्तीफों पे भी नहीं है कि इत्तेफाक नहीं है। इस्तीफों पे सिर्फ इतना है कि हमने सिर्फ इतना करना है कि टाइमिंग का इशू है, बाकी तो कोई इशू नहीं। सही, चलें तो कमल साहब सिर्फ टाइमिंग तय होनी है, अपनी राय है, कोई इबाम नहीं है इस्तीफों के मामले पर फैसला हो पीडीएम जाए। में। लेकिन अब ये हुकूमत में ये इबाम क्यों है कि जलसा होने देना है, रोकना है? पहले कहते हैं इजाज़त दे दी है, इजाज़त नहीं है लेकिन आप जलसा कर सकते हैं, हम रोकेंगे नहीं, एक्सपोज करेंगे। फिर अमल उसके बिल्कुल अलग है। जो बोल रहे हैं खुलकर बोलें, आकर बताएं और वही करें ताकि चीज़ें क्लियर हों। अगर रोकना है तो रोकना है, नहीं रोकना तो नहीं रोकना। क्लियर ऐलान क्यों नहीं किया जा रहा हुकूमत की जानिब से? क्लियर ऐलान किया जा रहा है। मेरे ख्याल में समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, क्योंकि आप शायद वो बातें समझना नहीं चाह रहे हैं जो मुनाफिकाना रवैये इस अपोजिशन या पीडीएम के अम्ब्रेला के अंडर नज़र आ रहे हैं कि आप अपने लिए तो और चीज़ें, आइसोलेशन भी पसंद करते हैं। पहले आपके बयानात और आते थे कोरोना के हवाले से। पहले हुकूमत को आप इस बात पे तनकीद कर रहे थे कि जी कहीं डेथ टोल बढ़ गया तो आपकी वजह से होगा, आप लोग लॉकडाउन नहीं लगा रहे हैं, ये है वो है। अब आप आवाम को कहते हैं कि आप लोग बिल्कुल फिक्र ही ना करें, कोरोना का सारा ड्रामा है, ये है वो। लोग क्या रोज़ मर नहीं रहे हैं? यहाँ पे क्या हलाकतें नहीं हो रही हैं? क्या ये कोई फर्ज नंबर्स हैं? ये हकीकी लोग हैं, ये असली शक्लें हैं, ये ह्यूमंस हैं, ये लोगों के कारब हैं। और जिधर जिधर ये अपना ये सारा सर्कस लगा के आते हैं वहाँ पे डेथ टोल बढ़ है। तो हुकूमत की जिम्मेदारी, हमने अपनी जिम्मेदारी हम पूरी कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये कि अगर ये अब छोटे बच्चों की तरह अगर आप समझते हैं कि इनको सिर्फ और सिर्फ ये बताया जाएगा कि इनके कहने पे सारे पूरे पाकिस्तान को लॉकडाउन लगा दें, गरीबों को भूख से मरने दें, उनका कारोबार और रोज़गार बंद कर दें, तो वो नहीं होगा। इनको अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। जहाँ तक चौधरी साहब ने कहा कि जी हम तो बड़े ज़बरदस्त मार्शल डिक्टेटरों से लड़ते रहे हैं,
मैं थोड़ी सी हिस्ट्री रिकैप कर दूं। बीच में से ये बाईपास करके नवाज शरीफ को जो भागा हुआ है, जो यहाँ से मुक्के लहराता रहे और हमेशा मुक्के लहराता रहे इनके खिलाफ, जिसने नवाज शरीफ ने बेनज़ीर साहिबा की 2 इलेक्टेड हुकूमतों को गिराया और हमेशा शब खून मारा। इवन यूसुफ रजा गिलानी की हुकूमत गिराने के में भी नवाज शरीफ का हाथ था। आप उसके साथ जाके खड़े होकर जमहूरियत बचा रही हैं। ये कौन सी जमहूरियत है? लोगों ने 30 साल 40 साल आप लोगों के बयानात सुने, आपके और जरदारी साहब के सुने, बिलावल के सुने और जवाब में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के सुने। आज आप जमहूरियत बचा रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ आप सफर आ रहे। हमें ने डिक्टेटर की औलाद उसको कहा कि ज़ियाउल हक का बेटा है, जिसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं। आज आप उनकी औलादों के पीछे खड़े होते हैं हाथ बांध के। ये कौन सी जमहूरियत है? कौन सी नजरियात हैं जिसके लिए आप जो है वो सफ़र आए? एक इलेक्टेड हुकूमत को आप डिक्टेटर्स के साथ मिला रहे हैं। हमने 23 साल स्ट्रगल की है। अगर आप इसको नहीं मान रहे या आपसे ये चीज़ें हजम नहीं हो रही तो हकाइक चेंज नहीं हो सकते। इस स्ट्रगल में, इस मूवमेंट में पाकिस्तान के यूथ, पाकिस्तान की खवातीन, पाकिस्तान की मिडिल क्लास, पाकिस्तान की बोर्जोआजी यानी जो वाइट कॉलर काम करने वाले लोग हैं, उन्होंने आके पार्टिसिपेट किया है। गली गली मोहल्ले मोहल्ले हमने जाके काम किया है। और आप एक डेमोक्रेटिक हुकूमत को, एक जमहूरियत वाली जमात को कभी मुशर्रफ से मिला रहे हैं। ये वही मुशर्रफ है ना जिनको बीबी ने कहा था नवाज शरीफ से बेहतर है अगर मुझे मौका मिले। और जनरल ज़िया के अलावा तो आपने सारे डिक्टेटर्स को सपोर्ट किया है। जनरल अयूब की हिस्ट्री उठा के सुन ले, वो मेरे डैडी तो नहीं थे, वो साहब के डैडी थे। ये अभी आप तमाशा देखेंगे कि इनके आपस में ये जो ये कह रहे हैं ना, हमारा तो ये रिवायत रही है शोहदा की, बहुत अच्छी बात है। मैं उनकी एहतराम करती हूँ जो आपके पार्टी से। ठीक है, चलें कमल साहब, मैं आपकी तरफ जरा वापस आ रहा हूँ। चौधरी साहब, किससे मुज़ाकरात आपको करने हैं? और वो मियां साहब को उठकर आ जाएं और ट्रेनिंग शुरू मियां साहब को अगर आप माफ कर देंगे तो अल्लाह भी आपको माफ नहीं करेगा। वो जरदारी साहब के तो अल्फाज आपके याद होंगे, तो माफ कर दिया मियां साहब को जरदारी साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, बिलावल भुट्टो साहब ने। अच्छा, पहली बात यह है कि आपने कोई 10 मिनट अनइंटरप्टेड दिए हैं इनको। मैं वैसे लेवल पे कभी गुफ्तगू करता नहीं हूँ। मैं इस लेवल पे कभी बात करता नहीं हूँ। भुट्टो साहब ने ना तो अयूब खान के साथ शुरू किया था, लेकिन कंटिन्यू किया और फिर अयूब खान को छोड़ा, उसके खिलाफ तहरीक चलाई, उसके पर्चे उड़ा दिए और अयूब खान को घर जाना पड़ा। वो उसको सारी मूवमेंट को लीड जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीदी कर रहे थे, नंबर 1। नंबर 2, मैं इस डैडी वाली बहस में नहीं जाना चाहता, किसने किसको डैडी बनाया किसको नहीं। ये किसी दिन कादर पटेल आपको बता देंगे, क्योंकि आप भी असम्बली के, मेरा ये लेवल नहीं है कि मैं इस लेवल पे जाऊं। अलबत्ता ज़ियाउल हक को किसने डैडी बनाया वो सबको पता है, नवाज शरीफ को किसने डैडी बनाया वो भी सबको पता है। जब मुशर्रफ के साथ मुज़ाकरात करके सीटें मांग रहे थे तो मुशर्रफ को किसने डैडी बनाया वो भी सबको पता है। रही बात ये 23 साल की स्ट्रगल, पता नहीं इन्होंने किस चीज़ का नाम स्ट्रगल रखा हुआ है। स्ट्रगल ये होती है, स्ट्रगल नेल्सन मंडेला ने की थी, स्ट्रगल जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने की है, फांसी पे चढ़ा है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने की है, शहादतें कबूल की हैं, भाइयों की लाशें उठाई हैं, अपने कारकुनों को कोड़ों पे टिकटिकियों पे बांधे हुए देखा है, अपनी माँ को लाठियाँ खाते हुए देखा। ये पता नहीं किस चीज़ का नाम इन्होंने स्ट्रगल रख छोड़ा है। 23 साल से इमरान खान की पार्टी के इमरान खान चेयरमैन है और ये जमहूरियत के चैम्पियन बनते हैं, दूसरों को ताने और गालियाँ और पता नहीं क्या क्या बदतमीजियाँ करते हैं। रही बात ये कि कल परवेज़ लाई को ये क्या कह रहे थे, ज़रा बताएं ना इनको, इनकी अपनी याददाश्त कमज़ोर है क्या कह रहे थे? पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है और आप सवाल का जवाब देने से भी कतरा रहे हैं। सवाल का जवाब ही है इनके पास। MQM को क्या कह रहे थे? कातिल कह रहे थे ना। क्या उसके बाद क्या हुआ? आज क्यों उनके चरणों में जाकर बैठते हैं? बाकियों के साथ क्या है? सो ये बातें वो करें जिसका इनसे कोई मतलब मकसद हो। रही बात ये कि कानून अपना रास्ता लेगा, कानून ले रहा अपना रास्ता। कानून ने कब रास्ता लिया है? जहाँ तक ये है कि ये डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट है। कौन सी डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट है? पाकिस्तान के किसी वाले से पूछें कि कौन है, कौन इसको लेकर आया, सबको बता देंगे। सारा पाकिस्तान बता देगा, एक एक बच्चा आपको बता देगा। माफ कर दिया पीपल्स पार्टी, हम और इसको लेजिटिमेट हुकूमत नहीं समझते। नहीं, वो तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने माफ कर दिया था जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था। नहीं, लेकिन जरदारी साहब ने तो अभी मेमो गेट पे गए, उन्होंने फिर माफी मांगी। ये तो अभी 2016 उसके बाद फिर मेमो गेट पे बात सुन लेना, मेमो गेट पे गए थे तो उसके बाद फिर उन्होंने माफी मांगी। तो ये वो मतलब वो खत्म हो गई। रही बात ये कि हम एक नुक्ते पे इकट्ठे हैं, हमारी पार्टियों का अपना अपना एजेंडा है, अपना अपना प्रोग्राम है। हमने अभी भी इलेक्शन लड़ा एक दूसरे के खिलाफ GB के अंदर,
लेकिन हम समझते हैं कि ये इसकी कोई लेजिटिमेसी नहीं है इस हुकूमत की। 2.5 साल के अंदर ये यहाँ पे एक दूसरे को हमें ताने देने की, ये अपना सामने रखें ना, पूरा प्रोग्राम रखें, बताएं कि करप्शन का क्या खात्मा हुआ है। ये कहते थे पाकिस्तानी पासपोर्ट को इज्जत देंगे, 2 दर्जे और गिरा दिया है। ये कहते थे कि हम लोगों को नौकरियां देंगे। क्या इस मुल्क के स्टील मिल से लेकर PIA से लेकर हर जगह पे ये कहते थे कि यहाँ पे खसारे कम करेंगे। 100 अरब रुपया सिर्फ 2.5 साल के अंदर स्टील मिल का खसारा है। PIA को वैसे बैठा दिया है। 2.3 ट्रिलियन रुपीस जो है बिजली का खसारा है। 1300 अरब रुपया इन्होंने खसारा कर दिया है बिजली का। ये कहते थे कि हम ठीक है, और सब माफियाज इनके साथ बैठे हैं और वो फैसले कर रहे हैं। ये ताबिश गौर कौन है इसको पावर का लेकर आए? पता है कौन है? इब्राज ग्रुप का, जो वहां पे गिरफ्तार है। आरफ नकवी जो बरतानिया के अंदर गिरफ्तार है, उसका मोरा है। और वो जब गिरफ्तार हुआ है उसके पास से कौन से 2 नंबर निकले? इमरान खान का नंबर लिख जी, रिजाइन कर दिया है ना, रिजाइन करके ही उसको लेंगे ना, रिजाइन करवा के इधर बड़ी पोजीशन पे लेकर आएंगे ना। तो वो पोजीशन पे लेकर आए, 80 अरब रुपया उन्होंने देना है। तो DG FIA ने पूछा कि ये इन्होंने कहा, उन्होंने कहा इसके खिलाफ कुछ नहीं करना, ठीक है, फलां के खिलाफ। अब वो इनका जो शब्बर क्या नाम था उसका, वो जो FBR का चेयरमैन लगाया था, शब्बर जैदी, वो कह रहा है कि जिसको हाथ डालते थे कहते कि ये हमारा स्पॉन्सर है। आप ऑयल का माफिया इनके पास है, गंदम मुल्क की चोरी होगी है, सारी पॉइंट आपका आ गया चौधरी साहब, चोरी होगी है, बहुत शुक्रिया चौधरी मंजूर साहब, सैकड़ों अरबों रुपए निकल रहे हैं, उस पर बात नहीं करते। और बता रहे थे कि PDM की तमाम जमातों का प्रोग्राम अलग है, एजेंडा अलग है, लेकिन एक नुक्ते पर वो मुत्तहिद और मुत्तफिक हैं, और वो नुक्ता है इस हुकूमत को घर भेजना। अब देखते हैं कि आगे क्या सूरत हाल बनती है। अभी एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ मजीद इंकशाफात भारत के मकरू चेहरे के बारे में करेंगे कि पूरी दुनिया में भारत इस वक्त क्या करता फिर रहा है। एक ब्रेक के बाद बात। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज इंसानी हुकूक का आलमी दिन पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है और भारत का मकरू चेहरा एक बार फिर दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। एक बड़ा इंकशाफ हुआ है कि पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे के लिए भारत पूरी दुनिया में गुमराहकुन खबरें फैला रहा है। गलत मालूमात फैलाने के हवाले से रिसर्च करने वाले बैनुल अक़वामी इदारे EU डिसइंफो लैब ने इंकशाफ किया है कि भारत इंडियन क्रॉनिकल्स EU के नाम से पाकिस्तान के खिलाफ एक वेबसाइट चला रहा है। बेल्जियम की डिसइंफो लैब ने मोदी सरकार का मकरू चेहरा बेनकाब करते हुए यह इंकशाफ किया कि इंडियन क्रॉनिकल्स EU नामी वेबसाइट के क़याम का मकसद भारतीय अवाम तक पाकिस्तान के खिलाफ झूठी खबरों का प्रोपेगेंडा पहुंचाना है। वेबसाइट पर भारतीय अरकान पार्लियामेंट सहाफ़ियों के नाम से मज़ामीन देते हैं जिसका मकसद पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे का प्रचार है। यूरोपीय यूनियन में फेक न्यूज़ पर काम करने वाले तहकीकी इदारे EU डिसइंफो लैब ने रिपोर्ट में बताया है कि श्रीवास्तव ग्रुप और इंडियन क्रॉनिकल्स गुमराहकुन खबरों का भारतीय नेटवर्क है जो 15 साल से अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय यूनियन को झांसा दे रहा है। मुतादिद बार अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पर पाकिस्तान के खिलाफ आवाज़ें भी बुलंद करवाई गईं। EU क्रॉनिकल्स पर चलने वाले पाकिस्तान मुखालिफ खबरों और मज़ामीन को शाये करके इंडिया में दीगर मीडिया के इदारों तक पहुँचाया जा रहा है। तहकीक में ये बात भी सामने आई है कि ब्रसल्स में यूरोपीय पार्लियामान में इस ग्रुप से वाबस्ता अफराद की कोशिश होती है कि मेंबर पार्लियामान की कुर्बत हासिल की जाए और उनके ज़रिए पाकिस्तान के खिलाफ पार्लियामेंट में भी आवाज़ें और जाली मीडिया इदारों में मज़ामीन लिखवाए जाएं। ये पूरी सूरत हाल जो अब दुनिया के सामने आ चुकी है और इसके साथ साथ भारत की जानिब से सरहदी खिलाफ वर्जी का सिलसिला भी जारी है। सरहदों पर इश्तियाल अंगेज़ी भारत की जानिब से मुस्तकिल तौर पर की जाती है जिसका भरपूर और मौसर जवाब पाकिस्तान की जानिब से दिया जाता है। तो भारत इस वक्त खित्ते के अमन को क्यों तबाह करना चाहता है, उसका मकसद क्या है, इस बारे में मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। नईम खालिद लोधी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये वालेकुम अस्सलाम नईम साहब, अब ये बताइएगा इस वक्त भारत का मकसद क्या है? ये वेबसाइट भी भारत की पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है जो कि 15 साल से चल रही है, बेवकूफ़ बना रहा है भारत यूरोप को भी, अक़वाम मुत्तहिदा को भी, और प्रोपेगेंडा सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ किया जा रहा है। पहले तो इस पर ज़रा तबसरा फरमा दीजिए। जी देखिए, मकसद तो बिल्कुल साफ ज़ाहिर है कि जबकि इस पूरे मामला का जो डायरेक्शन है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट है, तो इसका ये मतलब है कि दुनिया में पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश और अपने आप को बढ़ावा देने की कोशिश, ये इसका मेन मकसद था। क्योंकि आपने खुद कहा कि UK की पार्लियामेंट और यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट और अक़वाम मुत्तहिदा की, लेकिन ज़्यादा मेरा ख्याल हदफ उसका हमारे अवाम भी थे। मैं पाकिस्तानी अवाम की बात कर रहा हूँ, और क्योंकि ANI वगैरह जो है ये बड़ी
ऐसे ऐसे इदारे हैं जिन पर बड़ा वो किया जाता है, एतबार किया जाता है, उनको काबिल एतबार समझा जाता है, वहाँ से जो भी बात होती है। तो हमारे वो बहन भाई जो थोड़ी देर के लिए मिसगाइड हो गए थे, बल्कि काफ़ी देर के लिए मिसगाइड हो गए थे, जो समझते थे कि जी हाइब्रिड वार कोई चीज़ नहीं है, ये सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी चौधराहट के लिए बनाई हुई है और दुश्मन कुछ नहीं कर रहा, और ये खुद हमारा ही सब कुछ किया धरा है। हमारा ज़रूर कुछ ना कुछ किया धरा है, लेकिन अब तो ये क्लियर हो गया कि दुश्मन क्या कर रहा था। तो सबसे पहले अपील तो मेरे अपने स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, कॉलेजेस के स्टूडेंट्स, कि वो इस नेटवर्क को ज़रा देखें, इसको स्टडी करें कि क्या मवाद इसके ऊपर लोड किया जा रहा था। देखें 700 और 1000 के दरमियान उन्होंने साइट्स बनाई थी जो इसकी तरवीज कर रही थी। तो वो एक अंधेरी थी, आप समझे कि झूठ की, जिसके अंदर से सच तलाश करना बहुत मुश्किल था। तो अब चूंकि जो सामने आ गया है, एक तो बजाय इसके कि वो अपनी साख बनाते, उन्होंने अपनी रही सही साख भी गंवा दी। बाकी जो कुछ हो रहा है आपने उसका जिक्र कर दिया है, आगे आप सवाल पूछेंगे और करेंगे। मेरा अपना ख्याल है मकसद उसका ये था, अपने लोगों को गुमराह करना, पाकिस्तान के अवाम को गुमराह करना, दुनिया के अवाम को गुमराह करना, और उल्टा वो सब कुछ उसके ऊपर पड़ गया है। किसी ने तो क्या गुमराह होना था, अब तो उनका अपना मीडिया पूछ रहा है कि ये आप क्या कर रहे थे। तो नईम खालिद साहब, अब ये चूंकि EUDC इन्फो लैब ने भी ये पूरी सूरत हाल अब ये दुनिया के सामने लेकर आए हैं, ज़ाहिर है, तो अब क्या बैनुल-अक़वामी सतह पर भारत के खिलाफ इस पर कोई कार्रवाई हो सकती है, कोई एक्शन हो सकता है? एक मुल्क के खिलाफ वो मुस्तकिल बुनियादों पर 15-20 साल तक वो झूठा और जाली प्रोपेगेंडा करता रहे, तो क्या कोई कार्रवाई हो सकती है बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक? जी, मेरा ख्याल है कि लॉफेयर के डोमेन में एक बहुत बड़ा आप समझिए एडवांटेज पाकिस्तान के हाथ आया है, और हम खुद अगर ये बात कहते तो शायद दुनिया एतबार ना करती, क्योंकि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि दुनिया की पॉलिटिक्स जो किन बुनियादों पर चलती है। लेकिन चूंकि एक ऑथेंटिक सोर्स से ये बात आई है जिस पर हमारा कोई असर रसूख नहीं है, तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है कि हम इसको कैश करें और हम इसको फैलाएं और हम हर जगह ये पहुंचाएं। एक और फोल्डर फौरी तौर पे बनना चाहिए, बल्कि वो तो बना बनाया फोल्डर है, आपने सिर्फ उसको पहुंचाना है। P5 में पहुंचाएं, UNO में पहुंचाएं, यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में पहुंचाएं कि ये देखें आपके साथ क्या खिलवाड़ हो रहा था। तो मेरा ख्याल है बड़ा अच्छा मौका है और इसका फ़ायदा हमें उठाना चाहिए। सही। और नईम खालिद साहब, ज़ाहिर है आज जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं, इंसानी हुकूक का आलमी दिन पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, फिर 5 अगस्त का भारत का वो इक़दाम जो कश्मीर में उसने उठाया, और फिर उस दिन से लेकर आज तक कुछ 100 से ज़ायद ख़वातीन की असमत दरी हो चुकी है, आबरूरेज़ी हो चुकी है, इसके अलावा सैकड़ों लोग अपनी जानों से जा चुके हैं। तो अब ये मामला भी जो सामने आया वेबसाइट वाला है, तो अब दुनिया को अब जाग जाना चाहिए, ख़ासतौर पर भारत के मामले में जो कश्मीर में हो रहा है, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कर रहा है, जो सरहदों पर पाकिस्तान की कर रहा है। तो अब क्या दुनिया को एक्शन लेना चाहिए, कुछ सोचना चाहिए भारत के बारे में? देखिए, एक्शन की बात तो मैं बाद में करता हूँ। जहाँ तक जागने की बात है, मेरा ख्याल है कि दुनिया जाग गई है, क्योंकि आपने देखा कि ये अभी तमाम आवाज़ें कनाडा से आ रही हैं, अमेरिका से आ रही हैं, यूरोपियन यूनियन से आ रही हैं, UK से आ रही हैं, बाकी मुल्कों के सामने ये चीज़ें रखी जा रही हैं। तो अब ये चीज़ इरिवर्सिबल हो चुकी है। अब ये अगर जितना मर्जी यकीन दिलाए हिंदुस्तान के, नहीं जी हम तो ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं, बड़े अच्छे हैं, तो कोई मानने वाला नहीं है। बहुत बड़े काम किए हमारे फॉरेन ऑफिस ने, और आपको ज़रूर उनको क्रेडिट देना पड़ेगा। एक तो ये कि कश्मीर का जो सिचुएशन है, जो मुद्दा है, सारी दुनिया को पता चल गया है, और ख़ासकर आपने इंसानी हकूक़ के हवाले से बात की, तो इंसानी हकूक़ की पामाली मकबूजा कश्मीर में तो जो है इवन हिंदुस्तान के अंदर सिविल सोसाइटी ने कानों को हाथ लगा लिए। अभी आप बात कर रहे थे सिखों की, उसके अलावा दलित और मुसलमान, क्या नहीं वहाँ पर हो रहा। तो मेरा ख्याल है कि दुनिया समझ चुकी है, लेकिन दुनिया इस सिलसिले में क्या करेगी इस पर कोई मैं ज़्यादा तबसरा इस वक्त नहीं कर सकता। दुनिया अपने मफादात के मुताबिक काम करती है। अलबत्ता जो दुनिया की राय आमा है उसको आपने हमवार कर लिया है। अब हम देखते हैं कि हमारा फॉरेन ऑफिस और हमारा लॉ का जो डिवीजन है वो कैसे ये इस बात को आगे बढ़ाता है। लेकिन नईम खालिद साहब, दुनिया के साथ साथ खुद भारतीय आवाम को भी तो ये समझने की ज़रूरत है। नरेंद्र मोदी की जो दूसरी हुकूमत आई, हमने देखा उन्होंने जो कैंपेन की वो एंटी मुस्लिम, एंटी पाकिस्तान अपने एजेंडे के साथ की, मंशूर उनका वही था, और उसी पर उनको वोट भी मिले। तो क्या भारतीय आवाम इतना शऊर रखती है कि इन तमाम चीज़ों को समझ सके? ये जो वेबसाइट वाला वाक़या हुआ, देखिए जी, अवाम के बारे में तो पूरी दुनिया में अब ये राय पाई जाती है कि जो जमहूरियत में जो वोट डाले जाते हैं, और ये सिर्फ भारत तक मुनहसर नहीं है, ये अमेरिका भी इसमें शामिल है, UK भी शामिल है, पाकिस्तान, जितने जमहूरी मुल्क हैं जहाँ पर वोट डलते हैं, वो कहते हैं कि किसी मंतिक की बुनियाद पर वोट नहीं डलते। वोट हमेशा डलते हैं जज्बात के बुनियाद पर, कि आप जज्बात भड़काते हैं किसी न किसी तरीके से।
तो लेकिन जज्बात का भड़काने का एक लिमिट होती है, आप एक ही जज्बे को बार बार नहीं भड़का सकते। तो मेरा अपना ख्याल ये कि जो लोग सोच विचार वाले हैं हिंदुस्तान के अंदर, और बहुत हैं, और उनकी जो सिविल सोसाइटी है वो रिएक्ट कर रही है। आपने देखा है कि पहली दफ़ा हिंदुस्तानी मीडिया अपनी हुकूमत से किस किस्म के सवाल कर रहा है जो पहले आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। उसके अलावा तमाम पार्टी तकरीबन उन्होंने एका कर लिया है, और वो जो सिखों की और पंजाब की हड़ताल है, ज़रूरी जो उन्होंने चीज़ें चेंज की हैं उस सिलसिले में, वो सब उनके साथ हो गए। तो मेरा ख्याल अब ये जो काउंटर तहरीक है वो जोर पकड़ रही है, और मुझे नहीं लगता कि किसी अगले इलेक्शन में दोबारा वो अवाम के जज्बात सिर्फ इस बुनियाद पे भड़का सकेंगे कि जी पाकिस्तान के खिलाफ या कश्मीर का मुद्दा लेके या चीन का मुद्दा लेके अब लोग और सवाल पूछेंगे। सही, लेकिन नईम खालिद साहब, चूँकि ज़ाहिर है भारत बहुत बड़ी बैनुल-अक़वामी सतह की मार्केट है और भारत की जो मुआशी ताल्लुकात हैं वो दुनिया की बड़ी ताकतों के साथ बहुत मजबूत हैं, तो फिर ऐसी सूरत हाल में क्या दुनिया की बड़ी ताकतों को इस मामले पर कन्विंस किया जा सकता है? पाकिस्तान अपना केस मौसर तरीके से समझा सकता है? समझ तो आ जाएगी, लेकिन क्या वो फिर कुछ सोचने पर भी मजबूर होंगे? जी देखें, इसमें मैं समझता हूँ कि दुनिया में दो असूल चलते हैं। एक, अगर आपने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अपने आप को मनवाना हो या कोई आपने लिवरेज उठानी हो, तो आप में दो अहलियतों में से एक होनी चाहिए या दोनों होनी चाहिए। पहली बात, आप दूसरे मुल्कों के लिए फ़ायदा मंद हो सकते हो, आप में पोटेंशियल हो फ़ायदा पहुंचाने का। दूसरी बात, आप में दूसरे मुल्कों को नुकसान पहुंचाने का पोटेंशियल हो। जब ये दो चीज़ें हों तो फिर सारा मामला इसी पर चलता है। तो चूँकि हिंदुस्तान बड़ी मार्केट है, उनके पास लोगों को फ़ायदा पहुंचाने का अहलियत है, तो ये चलता रहेगा। लेकिन पाकिस्तान के पास भी फ़ायदा पहुंचाने के अवामिल जो सामने आ रहे हैं, ये अफगानिस्तान में इंशाल्लाह अमन होता है, पूरा ये सेंट्रल एशिया आपके सामने आ जाएगा, रशिया यहाँ से गुजरेगा, चाइना यहाँ पर होगा, ईरान के साथ ताल्लुकात अगर बेहतर होते हैं, मिडल ईस्ट के साथ आप इस बात से ना घबराएं कि वहाँ पर आर्मी चीफ जा रहा है, इंडिया का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंडिपेंडेंट ममालिक में ऐसा होता है कि उनके इंडिपेंडेंट ताल्लुकात होते हैं लोगों के साथ, आप अपनी जगह बनाए रखें। और नईम खालिद साहब, ज़ाहिर है ये जो पाकिस्तान आप कह रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे अफगानिस्तान में अमन आता जाएगा, पाकिस्तान भी मुस्तहकम होता जाएगा, सी पैक जैसे जैसे आगे बढ़ता रहेगा, पाकिस्तान बहुत मुस्तहकम होगा, और शायद भारत को यही चीज़ इस वक्त खल रही है जो उनके सामने इस वक्त है कि किसी तरह सी पैक को नुकसान पहुँचाया जा सके। जी, मैं आपको एक छोटी सी प्रेडिक्शन दे देता हूँ। एनालिसिस मेरा ये है कि काफ़ी देर तक भारत कोशिश करता रहेगा सी पैक को नुकसान पहुंचाने की, इंशाल्लाह उसमें कामयाब नहीं होगा, और चंद सालों के बाद खुद वो कहेगा कि जी हमें भी इसमें शामिल कर लें। ये जो मैंने आज बात की है इसको याद रखिएगा। अच्छा, चलें, बहुत शुक्रिया। नईम खालिद लोधी साहब हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे थे कि मुस्तकबिल में भारत मुसलसल नाकाम होगा सी पैक को नुकसान पहुंचाने में, तो यकीनी तौर पर वो ये दरख्वास्त करेगा कि उसको भी सी पैक का हिस्सा बना लिया जाए। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।